चलो कुछ अच्छा करते हैं, जमाने को आगे लेकर चलते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव आज वेस्ट इंडिया के चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए। साथियों, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो जिसके बीच हम सभी रहते हैं और हम सभी उसके बीच जीते हैं। हमारा जीवन का मूल आधार ही पर्यावरण है। तो इस पर्यावरण को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और हम जन सहभागिता इसमें कैसे निभा सकते हैं ताकि हमारा पर्यावरण अच्छा बना रहे, हम उसे संवर्धित कर पाएँ। इन सब बातों पे चर्चा के लिए आज हमारे बीच इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के 2010 बैच के सीनियर आईएफएस ऑफिसर डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार सर। सर, जैसा मैंने बताया कि आज कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे जो कि इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, उस पे चर्चा करने के लिए हम सभी आज आपके पास आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसी बातें हम सबको बताएं जिससे वो जन जन तक पहुँचे, लोग उसको जानें, समझें, एडॉप्ट करें और हम समाज के पर्यावरण की बेहतरी के लिए कुछ कर पाएँ। तो सबसे पहले, चूँकि आप वन विभाग के एक सीनियर आईएफएस ऑफिसर हैं, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि वन विभाग की करंट में क्या-क्या प्राथमिकताएँ हैं और क्या-क्या टारगेट्स हैं? कृपया उस पे प्रकाश डालें। जी, थैंक यू। पहले तो आपने हमें पॉडकास्ट की इनवाइट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद दूँगा वेस्ट इंडिया को। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वन विभाग जो है पूरे, अगर हम इसका पूरा नाम लें तो ये वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है। तो वन के साथ-साथ ये वन्य जीव, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में होने वाले दुष्परिणामों को रोकने के लिए प्रयास करता है। तो वन विभाग का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि हमारा जो ग्रीन कवर है, जो हमारा हरितमा है प्रदेश की, उसपे इज़ाफ़ा हम लोग करें और अपने वन क्षेत्रों को जो हमारे पास पहले से मिले हुए हैं उनकी रक्षा करें और वन क्षेत्रों के क्षेत्रफल में विकास करें। तो उसके लिए जो मुख्य कारक है और जो आप सभी जानते हैं कि उसका एक ही तरीका है, वो है प्लांटेशन करना, जिसमें हम जन सहभागिता के माध्यम से प्रतिवर्ष जो है जुलाई माह में किसी एक तिथि में बहुत अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करते हैं। तो जो ये तिथि है, इसका निर्धारण भी जो है वो मौसम विभाग से बात करके किया जाता है कि किस अवधि में जो प्रदेश के सभी हिस्सों में अधिक से अधिक बारिश हमको मिलेगी। तो उस तिथि पे हम उस मास प्लांटेशन ड्राइव को चलाते हैं। तो इस वर्ष जो है ये 20 जुलाई 2024 में इस मास प्लांटेशन ड्राइव को चलाया गया और इस ड्राइव को जो नाम दिया गया प्रदेश में वो था पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ जन आंदोलन 2024। बहुत सफल भी था बनारस, हम लोग ने देखा, हम सब साक्षी रहे। जी, जी। तो इस जन आंदोलन की तैयारियां हम लोगों ने वर्ष पूर्व से शुरू कर दी थी। नर्सरीज़ में हम लोगों ने 50 करोड़ से ऊपर पौधे तैयार किए थे पूरे प्रदेश में और 35 करोड़ पौधे स्वस्थ होकर के हम लोगों ने 27 डिपार्टमेंट को प्रदान किए थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है विभाग की कि 27 डिपार्टमेंट को हम लोगों ने निःशुल्क ये पौध वितरित करी और उन विभागों ने मिलकर के अपनी-अपनी जगह। क्योंकि अपने आप में इतने विभाग साथ कोऑर्डिनेट करके फिर वो वृक्षारोपण करना शायद बहुत बड़ी बात होगी। इसके लिए बधाइयाँ भी आपको। थैंक यू। और इस प्रक्रिया में ऑनलाइन सिस्टम का प्रयोग किया गया था, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था कि जो विभाग हमें अपना मांग पत्र देते थे, डिमांड लेटर, उसके आधार पर हम लोग एक ऑनलाइन इंडेंट फॉर्म जारी करते थे। उस इंडेंट फॉर्म में विभाग के अध्यक्ष का नाम होता था, कर्मचारी का नाम होता था जिसको हम पैरेंट देंगे, उसका आईडी और उसका आधार कार्ड लिखा होता था और उसके ऊपर एक क्यूआर कोड बना होता था। तो वो इंडेंट फॉर्म जब वो ले जाकर के नर्सरी में देते थे, तो वहाँ के कर्मचारी जो है उसको स्कैन करते थे और स्कैन करके उसको सत्यापित करते थे। तो ये पूरी प्रक्रिया जो थी ऑनलाइन के रूप में थी, इससे मालूम पड़ जाता था कि किस नर्सरी से कितना प्लांट हमारा उठ रहा है लगातार। तो इस पूरी मुहिम को इस टेक्नोलॉजी के साथ किया गया और इसमें एक नया नाम और जुड़ गया जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को इस बार बुद्धा पार्क में दिल्ली में एक पेड़ लगाया और उन्होंने ये कहा कि हम अपने पूर्वजों के लिए, पूर्वजों की याद में इस बार वृक्षारोपण करें और उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम का एक नारा भी दिया और उस नारा को सभी प्रदेशों ने अडॉप्ट किया और सभी प्रदेशों में उत्तर प्रदेश ने भी उस नारे को लेकर के इस साल वृक्षारोपण किया है। तो इस बार 2 मुहिम पे हम लोग काम कर रहे हैं
और ये वृक्षारोपण 30 सितंबर तक चलेंगे। 20 जुलाई के इस वृक्षारोपण के बाद कई और वृक्षारोपण है, जैसे एक है अमृत धारा वृक्षारोपण, जिसमें हम लोग मुख्य नदियों के किनारे वृक्षारोपण करेंगे। तो जिसमें गंगा है, हिंडन है, जमुना है, कुंती है, इनकी मुख्य धाराओं के किनारे वृक्षारोपण का प्लान है हमारा। इसके अतिरिक्त एक मित्र वन लगाने का भी विचार है, जहाँ पर हम पड़ोसी राज्यों और पड़ोसी देशों के साथ मिल करके उनको इनवाइट करेंगे, उनके लोगों को बुलाएंगे, जनप्रतिनिधियों को बुलाएंगे, वहाँ के नागरिकों को बुलाएंगे, वहाँ के सम्मानित लोगों को बुलाएंगे और उनको बुलाकर अपने यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे और एक वन की स्थापना करेंगे और उस वन को हम लोग नाम देंगे मैत्र वन। तो एक आपसी रिश्ते जो हैं वो मधुर होंगे और लोगों में इसको लेकर के जागरूकता आएगी। तो इस बार यूपी सरकार ने मित्र वन और अमृत धारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया है। एक कार्यक्रम बनारस में हम लोग जो कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो है विरासत वृक्ष वाटिका लगाने का, जिसमें 998 ट्रीज़ जो हमारे यूपी के बहुत हेरिटेज ट्री घोषित हो चुके हैं, जिनके पीछे हिस्ट्री जुड़ी हुई है, उनके पीछे कोई एक पूरी कहानी जुड़ी हुई है। उन हेरिटेज ट्री के ऑफस्प्रिंग्स को लेकर के, उनके बीज लेकर के और उनकी टहनियों को लेकर के हमने उनके पौधे तैयार किए और उन पौधों को हम लोग हर एक स्थान पे मंडल मुख्यालयों पे लगाने जा रहे हैं। तो बनारस भी जो है मंडल मुख्यालय है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने एक वरुणा के किनारे हम लोगों ने इस कार्यक्रम को करने की तैयारी कर ली है, जहाँ पर हम कुल 998 ट्रीज इस तरह के लगा रहे हैं जो कि अपने आप में ऐतिहासिक हैं। तो अब आप पूछेंगे इनके पीछे इतिहास कैसे जुड़ा हुआ है, तो कुछ ट्रीज के मैं नाम आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमारा बोधि ट्री है जो सारनाथ में लगा हुआ है। इस बोधि ट्री के बारे में आप जानते हैं कि ये कई सौ सैकड़ों साल पुराना है और ये जो है श्रीलंका से आया था। इसको अशोक जो महान राजा हुए हैं, उनके पुत्र पुत्री जो है वो श्रीलंका से लेकर के आए थे और उन्होंने इसको सारनाथ में लगाया था और ये श्रीलंका गया था हमारे बौद्ध गया से। बौद्ध गया से ये पेड़ श्रीलंका गया, श्रीलंका से हमारे यहाँ ये लगा करके। तो ये वही पेड़ है जिसपे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इस महत्वपूर्ण हिस्ट्री से जुड़े हुए पेड़ को हमने तैयार किया है और इसके ऑफस्प्रिंग्स को हम जगह जगह लगा रहे हैं। इसी तरह से आप दशहरी आम खाते होंगे। बिल्कुल, बहुत प्रेमी हूँ। तो उद्भव है वो दशहरी गांव से हुआ है और वो ट्री जहाँ से सारे दशहरी आम पैदा हुए, वो पेड़ अभी भी वहाँ मौजूद है। दशहरी गांव हमारा काकोरी रेंज है, लखनऊ में शायद। लखनऊ में काकोरी स्थल पे है वो पेड़ अभी भी वहाँ मौजूद है। तो हमने उसको हेरिटेज ट्री घोषित किया है और उसकी शाखाओं को यहाँ ला करके हम लोग लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो इस तरह के 998 ट्रीज है जिनका अपना ऐतिहासिक मूल्य है, उनको हम लेके यहाँ पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। और वैसे तो आपने बहुत सारी बातें अभी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर के बताई, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा और जानना चाहूँगा कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर के विभाग के और क्या प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ हैं और अपने टारगेट्स को अचीव करने में कितना सफल रहे हैं हम लोग। देखिए, जैसे मैंने बताया कि विभाग 3 भागों में बटा हुआ है, वन विभाग, पर्यावरण विभाग और जलवायु परिवर्तन विभाग। तो हर विभाग का और हर उसके जो अंग हैं उनका अलग अलग रोल है। इसमें वन विभाग की जो मुख्य योजना है उसमें फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैपलिंग्स है। उसके अतिरिक्त किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए एक बहुत अच्छी योजना अभी वन विभाग ने लॉन्च करी है, जिसका लाभ कुछ मंडलों में दिया गया है। वो है कार्बन क्रेडिट स्कीम, किसानों की आय में वृद्धि के लिए। इसमें ये होना है कि जो किसान अपने यहाँ पेड़ पौधे लगाते हैं, इसका बाद में वो लोग फल लेते हैं या फिर टिम्बर लेते हैं, लकड़ी लेते हैं और उसको मार्केट पे जाके बेचते हैं। तो उनको आय 2 प्रकार से होती है, या तो लकड़ी बेच करके होती है या फिर फल बेच करके होती है। इन 2 आय के अतिरिक्त एक आय और है जिसे हम बोलते हैं कार्बन क्रेडिट्स, जिसमें उनको कुछ नहीं करना है, ना तो लकड़ी बेचनी है, ना ही उनको फल बेचना है। उनका जो पेड़ पिछले 5 वर्षों में जितना बड़ा होगा, जितने टन उसमें लकड़ी पैदा होगी या उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उसके आधार पे उसको क्रेडिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये योजना जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी लॉन्च की गई है। इसमें टेरी न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के एक MOU किया गया है, जिसमें वो इंटरनेशनल कार्बन मार्केट से हमारे किसानों को लिंक करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन देते हैं और उन किसानों को वो 5 साल बाद 1 टन लकड़ी की एवज में वो $6 मुफ्त प्रदान करते हैं। तो खड़े हुए पेड़ का, जिसमें आपने ना लकड़ी हटाया है ना उसका फल खाया है, उसका बैठे बैठे आपको डॉलर में भुगतान मिल जाता है।
तो ये बहुत बड़ी स्कीम अभी लॉन्च हुई और इसमें कुछ जनपदों में और मंडलों में भुगतान भी कर दिया गया है इस बार। और इस साल से हम लोग इसको बनारस में भी लाने का प्लान कर रहे हैं। बहुत अच्छा सर। और मैं अगर आगे बढ़ूं तो मैं कुछ सवाल ये पूछना चाहूँगा कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन में समुदाय की क्या भूमिका हो सकती है। मुझे लगता है कि शायद हम सभी इसी पर्यावरण में रह रहे हैं, तो बगैर हम लोगों के अपने अधिकारों की जो बात करते हैं, हमारे जो कर्तव्य होते हैं, उनको आप कहाँ तक देखते हैं कि क्या भूमिका निभा सकते हैं इस पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन में? देखिए, आप जानते हैं भारत देश एक जनसंख्या बाहुल्य देश है और 2021 की सेंसस में हमारी जनसंख्या जो है वो चाइना से भी आगे जा चुकी है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या जब एक छोटे से लैंडमास में रहती है तो प्रदूषण ना हो ये संभव नहीं है। प्रदूषण की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपके इकोसिस्टम में कोई भी चेंज जो कि इम्बैलेंस क्रिएट करता है उसको हम प्रदूषण बोलते हैं। वाटर पॉल्यूशन अगर आप अपने यहाँ का सीवेज सीधे अनट्रीट करके नदी में डाल रहे हैं तो वो एक रूप से प्रदूषण का कारण बन रहा है। हमारे जो वाहन हैं वो अगर मानक से ज़्यादा धुएं का उत्सर्जन करेंगे तो हमारी जो वायु है वो प्रदूषित हो जाएगी। अगर हमारे वाहनों में मानक के अनुसार हॉर्न नहीं लगेगा, हम ज़्यादा हॉर्न बजाएंगे तो हमें ध्वनि प्रदूषण होगा। तो इस तरह के प्रदूषण का जो मुख्य कारक है वो मानव जनित क्रियाएं हो। तो जहाँ पर इतनी संख्या में जनसंख्या रह रही हो तो वहाँ पे प्रदूषण होना अवश्य भावी है। परंतु जन जागरूकता से लोगों को अवेयर करके और उनको अपने समाज के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद करा के हम लोग इस प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जैसा आपका क्वेश्चन था कि किस प्रकार हम रोल प्ले कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारा जो है शिक्षण संस्थाएं हैं, वहाँ हम इस बातों को बच्चों को बताएं, उनको अवेयर करें कि जब हॉस्पिटल से गुजरते हैं तो हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। क्योंकि उस हॉस्पिटल में रह रहे कई लोग जो अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं, उनके लिए हॉर्न वास्तव में कष्टदायी होता है। इसी प्रकार हम जिस पोखर में या जिस नदी में जा रहे हैं, नहा रहे हैं, वहाँ पे हम प्रदूषण का प्रयोग ना करें, हम साबुन का प्रयोग ना करें, हम अपने डिटर्जेंट को बहने से रोकें, है ना? तो इस तरह की कई चीज़ें छोटी-छोटी हैं जहाँ हम शिक्षण संस्थाओं से शुरू करें और वही जो शिक्षण संस्थाएँ हैं वो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाएँगी जो आगे जाके हमारे देश में नई चीज़ों को, नई चेतना को लाने का एक अभियान शुरू करेंगे। बिल्कुल। आ, इतना बड़ा काम आप लोग कर रहे हो, इतने बड़े टारगेट्स को लेकर के चल रहे हैं, आपकी प्लानिंग है, पॉलिसीज़ हैं जिसे आपको इम्प्लीमेंट करना ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो सके और जिसमें हम सभी एक खुले मन से और स्वच्छ हवा के साथ सांस ले सकें। तो इन सबको इम्प्लीमेंट करने में कुछ चुनौतियां भी सामने आती होंगी, ज़रूर आती होंगी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उन क्या-क्या चुनौतियां आती हैं, सरकार या जनता उसमें क्या भागीदार बन पाती है उन चुनौतियों को ख़त्म करने में या कम करने में? या देखिए चुनौतियाँ आती हैं जब भी आप चेंज की बात करते हैं तो चेंज हमेशा जो है एक रेजिस्टेंस पैदा करता है, एक प्रतिरोध पैदा होता है लोगों के मन के अंदर कि अभी तक तो हम ऐसा करते आ रहे हैं, आज हम ऐसा क्यों ना करें? तो ये क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता है मैं ही क्यों ऐसा करूँ? सब क्यों नहीं करते हैं? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग उन लोगों से यही कहते हैं कि शुरुआत कोई एक व्यक्ति ही करता है अच्छे काम की। तो आप भी वो व्यक्ति बन सकते हैं और शुरुआत आप करें। हो सकता है आपको देख कर के कई लोग आपको जॉइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना है कि पहले हम, अब ये नारा होना चाहिए कि पहले हम चेंज करेंगे। तो वो सभी ब्राइट माइंड्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे चेंज को देखना चाहते हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो एक चेंज मेकर का काम करें। वो जहाँ भी रह रहे हैं, वो किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, किसी घर में रह रहे हैं, किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं, वो जब भी चलते हैं, तो वो अकेले नहीं चलते हैं, उनको कई लोग देख रहे होते हैं। आप देखिए अगर आप चल रहे हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और चलते हुए आप किसी ने कोई बॉटल फेंक दी खाली, आप उसको उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए केवल। उससे मत कहिए कि तुमने गलत काम किया है। बस आप तुरंत उसको उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए, यू विल बी एप्रिशिएटेड। वेरी गुड। तो आपके लिए लोग ताली बजाएंगे। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा, कष्ट लेकर के उसको उसकी जगह तक पहुँचाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात सर। तो ये है कि पहले करने का जो जज़्बा है, वो लोगों में, उन लीडर्स पे लाना पड़ेगा,
जब उनके मन में ये बात आ जाएगी तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग बड़ी चुनौतियों को भी इस तरह से दूर कर आसानी सकते से दूर कर सकते हैं। आपने बहुत कुछ कही सर, इसमें यूथ का रोल भी आपने एक तरह से अभी बोला जो मैं आपसे पूछने वाला था आगे, तो मैं उस सवाल को अब रिपीट नहीं करूँगा। मैं अंत में आपसे ये चाहूँगा कि आप कुछ ऐसे इंस्टेंसेस को यहाँ पे प्रेज़ेंट करें, जो एक सक्सेसफुल रहा हो पहले कभी, एक सक्सेस स्टोरी के रूप में रही हो, जिससे हम लोग, बहुत सारे लोग उस चीज़ को देख के, सुन के प्रभावित हो सकते हैं और एक प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और हम भी उस राह पे चल सकते हैं। तो कृपया कोई सक्सेस स्टोरी बताएँ। देखिए सक्सेस स्टोरीज हर गांव में आपको मिलेंगी, हर शहर में आप जाएंगे तो मिलेंगी। बस ये है कि हम लोगों को ढूंढना पड़ता है, उस चीज़ को पिक करना पड़ता है, उस मॉडल को लेकर के आना पड़ता है। तो मुझे याद है अयोध्या में जब मैं तैनात था वहाँ डीएफओ के पद पे, तो एक वहाँ पर व्यक्ति था श्रवण करके। उसने एक मुहिम शुरू की थी कि जब भी घर में बच्चे पैदा होते थे तो उसके नाम से वो 10 पेड़ लगवाता था हर ग्रामवासी से। तो जब ये मुझे मालूम पड़ा तो मैं उससे मिलने गया और एक कार्यक्रम में मैंने भी पेड़ लगाए उसके साथ मिल करके। तो उस गांव को परसपुर सथरा, मुझे याद आ गया अभी नाम उसका, परसपुर सथरा कुमारगंज तहसील में एक गांव है। तो वहां उसने अकेले अपने बल पे सभी को, बहुत ग्रामीण वासियों को प्रेरित करके पेड़ लगाने का कार्यक्रम अभी भी रखा हुआ है। उसने अपनी नर्सरी भी खोली हुई है और बिटिया होती है या बेटा होता है या घर में शादी होती है तो वो 10 पेड़ जो है जरूर लगाते हैं। तो उससे ये हुआ कि जो पेड़ लगाए पिता ने अपनी पुत्री के जन्म पे, तो जब वो पुत्री बड़ी हुई तो उसकी शिक्षा के लिए और उसकी शादी के लिए वो पेड़ जो है बहुत काम आए। जो पेड़ 5 रुपए का सागौन का लगाएंगे वो 50,000 का जाके बिकता है 20 साल बाद। और 20 साल में जो है जिम्मेदारियां जो बच्चों की होती हैं एजुकेशन की और विवाह आदि की, वो सभी पूरी हो जाती है। और मात्र 5 या 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 50,000 रुपए इसमें मिलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह की एफडीज हम लोग जरूर करें, फिक्स डिपॉजिट के रूप में इतने पैसे जरूर इन्वेस्ट करें। जहाँ भी आपके पास अपनी जमीन है वहाँ पे पेड़ लगाइए और उसको अपने बच्चों के नाम से लगाइए, अपने किसी भी जन्मदिन पे लगाइए, किसी भी खुशी के मौके पे लगाइए। तो वो ना केवल यादगार रहेगा बल्कि आपको आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करेगा। तो मुझे वो परस्पर सत्रह की कहानी याद आती है। तो एक व्यक्ति जो अपने जीवन में टेलरिंग का काम करता है, परंतु उसने पूरे गांव को सजग करके बहुत अच्छा एक उदाहरण हम सबके लिए। कैटलिस्ट से हुए वो समाज के लिए। वेरी गुड सर, वेरी गुड। और मुझे लगता है कि बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन रहा सर ये आपके साथ। आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर Thank you. स्पेंडिंग योर Thank you. वैल्यूएबल टाइम। Thank थैंक यू you. सर।